बच्चों, आज का टॉपिक पिछली कक्षा से आगे का है, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में मौर्य काल तक का पढ़ा दिया था। मौर्य काल की राजनीतिक दशा का वर्णन कर दिया था हमने कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के पास बाद बिंदुसार के पश्चात सम्राट अशोक, और इसके पश्चात मौर्य काल का धीमे धीमे पतन हो जाता है। सम्राट अशोक की सिंहासना राज्यकाल के बाद जब सम्राट अशोक का राज्यकाल समाप्त होता है तो धीमे धीमे करके उसका राज्य का अंत हो जाता है। और इसी समय 185 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ जब सेना का निरीक्षण कर रहा था तो उसकी बृहद्रथ की हत्या उसके अमात्य पुष्यमित्र शुंग ने कह दी थी। पुष्यमित्र शुंग अमात्य नहीं बल्कि उसका सेनापति भी था। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या हो जाती है और बृहद्रथ एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम था शुंग वंश। बच्चों, क्योंकि जैसे बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बंगाल तक राज्य किया, क्योंकि उस समय उसने यवन शासक सेल्यूकस को हराया और अफगानिस्तान तक के राज्य को विजित कर लिया था। शाहगौरा और महास्थान नामक अभिलेखों से जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं वहाँ से उसके राज्य कार्य की प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मिलती है। अतः चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा कश्मीर से लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक राज्य था। क्योंकि राजतरंगिणी के अनुसार यह विदित होता है कि कहीं भी सम्राट अशोक की कोई या बिंदुसारी कोई नई विधियों का उल्लेख नहीं मिलता है किसी भी अभिलेख के द्वारा। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कश्मीर का राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में ही सम्मिलित रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का कश्मीर पर राज्य होने का इसलिए और भी कहा जा सकता है क्योंकि राजतरंगिणी में कहा गया है कि मौर्यों का अधिकार कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में था। और कश्मीर शहर की स्थापना ही श्रीनगर की स्थापना शहर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। अतः इस आधार पर राजतरंगिणी के आधार पर यह कहा जा सकता है इस क्षेत्र में पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, जहाँ पर एक नए नगर श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। और सम्राट अशोक को राजतरंगिणी के अनुसार भगवान शिव का भक्त भी बताया गया है, जहाँ पर उसने एक भगवान शिव के लिए शिवालय की भी स्थापना की थी। अतः अब मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारतीय इतिहास में एक नए वंश का उदय होता है जिसे कहते हैं शुंग वंश। शुंग वंश का में जो है 2-3 शासक महत्वपूर्ण हुए हैं। और
उसमें से एक शासक था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका लड़का अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। बच्चों, शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, यह वर्ण व्यवस्था का समर्थक था और वैदिक धर्मोद्धारक के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके शासनकाल में भारत पर यवनों के आक्रमण हो गए थे। पतंजलि के महाभाष्य से, क्योंकि पतंजलि जो थे महाभाष्य के रचयिता, वो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। अतः पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में साकेत तक यवनों का आक्रमण हुआ। यवन आक्रमण की जानकारी के स्रोत अनेक यूनानी स्रोतों से भी जानकारी होती है, कुछ भारतीय ग्रंथों से भी होती है। जैसे गार्गी संहिता में भी यवनों के आक्रमण की जानकारी होती है और कालिदास के ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में भी कालिदास देखिए यवन आक्रमण की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। पतंजलि का महाभाष्य, दूसरा गार्गी संहिता, तीसरा कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम की कथा का वर्णन है। इसमें भी यह उल्लेख मिलता है। हालांकि उस समय पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जब यवनों के आक्रमण हुए, तब पुष्यमित्र शुंग की उम्र जो है वृद्धावस्था की ओर थी। अतः उस समय विदिशा का से शासन जो है, विदिशा का राजकुमार के रूप में अग्निमित्र शासन कर रहा था। अतः अग्निमित्र ने इस आक्रमण को, यवनों के इस आक्रमण को ध्वस्त किया। अतः यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा का कार्य पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में होता है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विद्रोही कहा गया, क्योंकि ऐसा कहा गया बौद्ध ग्रंथों में कि एक बार पुष्यमित्र शुंग ने पूछा कि सम्राट अशोक की प्रसिद्धि का क्या कारण है। तो लोगों ने बताया कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, इसलिए वह प्रसिद्ध है। अतः ऐसा कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। लेकिन ऐसी कोई जानकारी अन्य ग्रंथों से नहीं मिलती है। एक और बौद्ध ग्रंथों से ये भी जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो सीमावर्ती क्षेत्र था वहाँ पर कुछ बौद्धों के सर कटवा दिए थे और ये इनाम रखा था कि जो ये प्रत्येक बौद्ध का सिर देगा उसे मैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लेकिन तत्कालीन अन्य ग्रंथों से इस प्रकार के किसी भी दावे की सूचना नहीं मिलती है। कारण उसका ये है कि ये भी अनुमान लगाया गया कि पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही भाजा का चैत्र, काले का चैत्य एवं बिहार, भरहुत का स्तूप, सांची के स्तूप का वो और अजंता की गुफाओं में से कुछ चित्रकारी आदि का बौद्ध दर्शन से जुड़ाव पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ है। और ये चैत्य एवं स्तूप जो बने हैं
वो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही बने हैं। अतः पुष्यमित्र शुंग का जो राजनीतिक जीवन काल था, इस काल में वह भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसकी रक्षा कर सका, क्योंकि इस समय भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर यवन उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे और वह जो है धीमे धीमे भारत के अंदर घुसने का प्रयास करते थे। गार्गी संहिता में तो यहाँ तक लिखा है कि यवनों ने साकेत को रौंद डाला, यानी यवनों का पटना और साकेत अयोध्या तक, चित्तौड़ माध्यमिका तक आक्रमण हुए, चित्तौड़ यानी राजस्थान तक आक्रमण हुए। लेकिन इसके साथ साथ ग्रंथों में ये भी लिखा है कि यवन बर्बर हैं, मूढ़ हैं, लेकिन फिर भी वह प्रशंसनीय है, क्योंकि ज्योतिष की जानकारी हम लोगों ने वहीं से सीखी। अतः शुंग शासन काल में राजनीतिक दृष्टि से यह प्रमाणित होता है कि उस जो शुंग वंश था उसने पुनः जो है राजनीतिक दृष्टि से देश को एक बनाए रखा और बहुत बड़े क्षेत्र पर राज्य किया, क्योंकि इस समय छोटे छोटे राज्य भी सम्राट अशोक के शासन काल के पश्चात बहुत छोटे छोटे राज्य हो गए थे। सम्राट अशोक ने भी अपनी मृत्यु के पहले अपने राज्य को अनेक भागों बांट दिया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। क्योंकि कश्मीर में जालौक नामक उसका उत्तराधिकारी शासन करता था, कहीं संप्रति शासन करता था, बिहार के आसपास जो है दशरथ उसका उत्तराधिकारी था। इस प्रकार से अशोक के अनेक पुत्र थे, कुछ उसके बहुत पुत्र बहुत भिक्षु हो गए थे, जैसे महेंद्र एवं संघमित्रा आदि बहुत भिक्षु हो गए थे। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ उसके एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर का उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। लेकिन बाद के शासन काल में इन पुत्रों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो उसके उत्तराधिकारी थे अन्य राज्यों, विभिन्न राज्यों में जो शासन कर रहे थे वो यही थे, संप्रति, कुणाल, जालौक और दशरथ। ये सभी किसी न किसी क्षेत्रों में भारत के किसी न किसी क्षेत्रों में राज्य कर रहे थे। अतः इससे यह भी प्रमाणित होता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात भारत राजनीतिक दृष्टि से एक न रहकर अनेक भागों में वितरित हो गया था। और जब 184 ईसा पूर्व में 185 184 ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ जब सेना का निरीक्षण कर रहा होता है तो उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग हुआ, उसकी हत्या कर देता है और मौर्य वंश का अंत करके शुंग वंश की स्थापना करता है। बच्चों, इस प्रकार से शुंग वंश में पुनः जो है भारत का राजनीतिक एकीकरण किया जाता है और इस राजनीतिक एकीकरण के पश्चात जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बार बार यवनों के आक्रमण हो रहे थे, शुंग काल में भारत की उस सीमा से रक्षा की जाती है। हालांकि इसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के पश्चात यह वंश दुर्बल होता चला गया और इस वंश के पतन के पश्चात एक नए वंश कर्ण वंश का उदय होता है। इस वंश का भी कोई विशेष राजनीतिक महत्व इतिहास में प्राप्त नहीं होता है। इस वंश में करीब 9 शासकों ने शासन किया और इसी समय दक्षिण भारत में यानी कर्ण वंश का अंत करके एक सिमुक सातवाहन वंश सिमुक नामक अमात्य कर्ण वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके इस वंश को अंत कर देता है। यह वंश शुंग वंश एवं कर्ण वंश एवं सातवाहन वंश ये ब्राह्मण वंश थे, इन्हें ब्राह्मण वंश कहा जाता है और इन्होंने वैदिक धर्म की भी स्थापना की और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, उसकी रक्षा करने का दायित्व लिया और समाज में समरसता फैलाने का भी कार्य किया।
वैदिक कर्म कांडों को प्रोत्साहन दिया, जो कि धीमे धीमे करके बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा था मौर्य काल में, उसके पश्चात इन वंशों की स्थापना होने के पश्चात भारत में पुनः नए सिरे से वैदिक धर्म की स्थापना होती है। और इसीलिए कुसुमित शुंग को अनेक अश्वमेघ यज्ञों का उसके अयोध्या अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि कुसुमित शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और उसके अश्वमेघ यज्ञ का संचालन जो है उसका जो पुरोहित था पतंजलि, उसने महाभाष्य के जो रचयिता थे उन्होंने किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि कुसुमित शुंग के शासन काल में ही मनुस्मृति की रचना की गई थी, और इसी समय समाज को व्यवस्थित करने का कार्य किया गया था। अतः कुसुमित शुंग के शासन काल में भारत की जो राजनीतिक अवस्था थी उसको पुनः जो है मजबूती प्रदान की गई, और यवनों से हमारे देश की रक्षा की गई। जिस प्रकार से शुंग वंश कर्ण वंश के पश्चात सातवाहन वंश की स्थापना हुई, और भारतीय इतिहास में भारत के जो इतिहास है उसमें दक्षिण भारत में लंबे समय तक शासन करने वाला यदि कोई वंश था तो वह सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश दक्षिण में राज्य करता रहा, इसलिए क्योंकि सातवाहन वंश ने जो है राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण भारत को एक किए रखा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ तक इनका राज था, जबकि भारत के जो अंतिम जो यहाँ इस क्षेत्र में चेर, चोल, पांड, ये जो तीन राज्य थे, चेर चोल पांडवों का सुदूर दक्षिण में राज्य था, और इसके ऊपर जो राज्य था वो सातवाहनों का शासन था। सातवाहनों को भी वैदिक धर्मोद्धारक कहा जाता है। इस वंश में अनेक प्रतापी शासक हुए। गौतमीपुत्र सातकर्णी, कुलुमावी सातकर्णी, गौतमीपुत्र वशिष्ठीपुत्र कुलुमावी, एक राजा हौल हुए, एक यज्ञश्री सातकर्णी आदि शासकों ने लंबे समय तक सातवाहन वंश को अपनी क्रूर सत्ता से स्थायित्व प्रदान किया। लेकिन उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिति बड़ी विकट हो गई, और इसी समय जब जो है अनेक भागों में देश विभाजित हुआ तो अनेक वंश थे, जिनमें से यानी कि एक वंश आया कुषाण वंश। कुषाण वंश बच्चों कुषाण वंश चीन की एक जाति थी। कुषाण जो है चीन की एक जाति थी, यूची। यूची जाति के थे कुषाण। और जब चीन पर बार बार हुओं के आक्रमण हो रहे थे तो जो शक जाति थी, इन शक जाति को हुओं ने चीन से बाहर किया, शकों ने कुषाणों को बाहर किया। इस प्रकार धीमे धीमे करके एक जाति दूसरी जाति को पर आक्रमण करती गई, और यह जो है चीन की सीमा से बेदखल होते गए। और ये सभी जातियां जो क्योंकि उसी समय जब सम्राट अशोक भारत पर राज कर रहे थे, उसी समय चीन में एक महान सम्राट हुए शी होंगटी।
बच्चों, कुषाण वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था कुजुल कडफसेस। कुजुल कडफसेस के बाद कडफसेस के पश्चात सम्राट कनिष्क गद्दी पर बैठे। क्योंकि कुषाण जो है यूटी जाति के थे और चीनी थे, लेकिन जब यह भारत की सीमा में प्रवेश किए तो इन्होंने भारतीयों के संपर्क में आकर भारतीय धर्म एवं संस्कृति को अपना लिया और भारतीय लोगों से आत्मसात होने के लिए उसी प्रकार से रच बस गए। तो इस प्रकार से कुजुल कडफसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुजुल कडफसेस ने प्रारंभ में महाराज की उपाधि धारण की, यानी प्रारंभिक स्थिति कुषाणों की कुजुल कडफसेस से प्रारंभ होती है। कुजुल कडफसेस से कुछ सिक्के भी प्राप्त होते हैं। एक छोटा राज्य था इनका, इसके कुजुल कडफसेस के पश्चात कडफसेस हुआ। यह एक प्रसिद्ध शासक हुआ और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक सम्राट कनिष्क हुआ, जो कडफसेस के पश्चात गद्दी पर बैठा। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा वह जो है 78 ईस्वी को कनिष्क गद्दी पर बैठे, इसलिए 78 ईस्वी को शक संवत के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। और शक संवत ही जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत ही से ही प्रारंभ होता है। बच्चों, भारतीय इतिहास में बच्चों भारतीय इतिहास में कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, उसकी उपलब्धियां और उसका जीवन चरित्र, राजनीतिक उपलब्धियां भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करने योग्य हैं। क्योंकि एक जो कनिष्क शासक था, भारतीय इतिहास में कोई भी शासक हिमालय के उत्तर वाले क्षेत्र पर कभी भी राज्य नहीं कर सका। जिसे कहते हैं रेशम मार्ग, यानी जो कासकर, यारकंद आदि वाला जो क्षेत्र था, जो चीन से यूरोप को जोड़ता था, मध्य एशिया से जोड़ता था, उस रेशम मार्ग पर कब्जा करने वाला एकमात्र शासक कौन था? कनिष्क। अतः कनिष्क के शासन काल में भारत की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई, क्योंकि भारत राजनीतिक रूप से मजबूत था। तो जिस कालखंड में देश राजनीतिक रूप से मजबूत हो तो उस कालखंड में आर्थिक रूप से भी देश मजबूत होता है। सम्राट कनिष्क ही भारत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने चीन पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में चीन पर आक्रमण करने का उसके कई उद्देश्य बताए गए हैं,
एक उद्देश्य यह था कि वह चीनी राजकुमारियों से विवाह करना चाहता था। अच्छा, जो चीन के राजा थे, उनका सेनापति था पांचाओ। तो पहले युद्ध में पांचाओ ये जो है प्रस्ताव ठुकरा देता है, राजा तक पहुंचाता है, चीनी राजा तक। तो राजा इस प्रस्ताव ठुकरा देता है। अंत में युद्ध होता है और पांचाओ के हाथों कनिष्क की पराजय होती है। यह कनिष्क इस पराजय को से एक सीख लेता है और कुछ समय पश्चात पुनः वह चीन की सीमा पर आक्रमण करता है। और इसके पश्चात वह चीन पर राजा को परास्त कर देता है, पांचाओं को परास्त कर देता है। और भारतीय इतिहास में कनिष्क ही ऐसा सम्राट था जिसने चीन के अंदर घुसकर चीनियों को पराजित किया। और जो मध्य एशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिसे आज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताशकंद आदि के नाम से जाना जाता है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र पर सम्राट कनिष्क का अधिकार हो जाता है। और वह चीन से दो राजकुमारों को, चीनी राजकुमारों को पकड़ लाता है। उन्हीं चीनी राजकुमारों के द्वारा भारत में नाशपाती और आड़ू की खेती की गई है। और वो अपने साथ, चीनी राजकुमार अपने साथ नाशपाती और आड़ू के बीज लाए थे, जो उन्होंने भारत में की। अतः इस प्रकार से सम्राट कनिष्क ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, सम्राट कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक मथुरा, दूसरी पेशावर। अतः एक बहुत बड़ा राज्य सम्राट कनिष्क का था। यानी इस जो राज्य है, जो रेशम मार्ग है, इस रेशम मार्ग पर यानी और ये जो भारत के ऊपर का भाग है, ये जो मध्य एशिया वाला भाग है, रेशम मार्ग बोलते हैं इसे। इस रेशम मार्ग पर ही सम्राट कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। और जो चीन है यहाँ पर, तो इस चीनी आधिपत्य को समाप्त कर दिया था। अच्छा, इसके साथ साथ इसके क्षेत्र से तांबे की खानें, चांदी की खानें भी प्राप्त हुई। और तो जिन्हें अल्ताई की खान कहते हैं, कजाकिस्तान में अल्ताई की खान है, चांदी की खान है। तो वहाँ से अधिक मात्रा में चांदी भारत में आती थी। और रेशम मार्ग के लिए जो आयात निर्यात होता था, उस मार्ग से भी सम्राट कनिष्क को बहुत सारा आर्थिक लाभ हुआ। और भारत इस कालखंड में अधिक संपन्न और समृद्ध हो गया। राजनीतिक दृष्टि से सम्राट कनिष्क का साम्राज्य इस प्रकार का रहा, क्योंकि ये जो है सम्राट कनिष्क का साम्राज्य था। लेकिन कुषाण वंश अधिक समय तक नहीं रह सका। और इस प्रकार से कुषाण वंश के पतन के पश्चात, क्योंकि कुषाण वंश ने एक परिपाटी और प्रारंभ की थी कि एक साथ दो शासकों का शासन, और यह यहाँ से ही भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हो जाता है, जो आगे चलकर राजपूत काल में सामंतवाद अपने प्रकट रूप में आ जाता है। तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है। बच्चों, कुषाण वंश में जो सिक्के मिले हैं कनिष्क के शासन काल के, वो भारतीय इतिहास में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं। यानी उसमें मिलावट सबसे कम पाई गई। अतः सम्राट कनिष्क भारत के एक प्रसिद्ध शासक हुए। इन्हीं के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई। उस चौथी बौद्ध संगीति के पश्चात अनेक क्षेत्रों में भारत बौद्ध प्रचारक जो है अनेक देशों में गए।
इस प्रकार से भारत शांति की दृष्टि से भी, भारत राजनीतिक दृष्टि से भी अनेक देशों तक अपना प्रभुत्व स्थापित कर सका। और इतने क्षेत्र में, जो ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर किसी भी शासक ने नजर नहीं डाली, उतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला एकमात्र भारतीय शासक कनिष्क था। क्योंकि इसे भारतीय शासक इसलिए कह सकते हैं कि इसका जन्म भी भारत में हुआ और भारतीय पृष्ठभूमि से ही निर्मित होकर इसने उस बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया, जिस बड़े क्षेत्र पर अधिकार करने का सपना किसी भी भारतीय शासक ने नहीं संजोया था। अतः ये जो रेशम मार्ग है, भारतीय इतिहास में किसी भी शासक ने इस रेशम मार्ग पर कब्जा नहीं किया, ना ही सोच पाए, और ना ही भारतीय इतिहास में किसी शासक ने चीन पर आक्रमण करके चीनी शासकों को पराजित किया हो। अतः इस प्रकार से सम्राट कनिष्क एक ऐसे शासक थे जिन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया और चीनी राजकुमारों को लाए, चीनी सेनापति पांचाओं को पराजित किया। इस प्रकार से कुषाण वंश में भारत राजनीतिक रूप से पुनः एक हुआ। लेकिन कुषाणों ने जो परंपरा बाद में स्थापित की, कुषाण वंश के पतन के पश्चात धीमे धीमे कुषाण वंश का पतन होने लगा। फिर वह क्योंकि राजनीतिक रूप से उतने शक्तिशाली नहीं रहे, तो धीमे धीमे करके जो सामंत थे, जो अधिकारी थे, अमात्य थे, वह शक्तिशाली होते चले गए और उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। उनमें से कुछ जो है राज्य इस प्रकार हैं। कुषाणों के पतन के पश्चात मैत्रक वंश, कुषाणों के पतन के पश्चात भारतीय पृष्ठभूमि में एक वंश आया जिसका नाम था गुप्त।